आपके 10,000 रुपए की वैल्यू 30 साल में क्या रह जाती है? सिर्फ 8% इन्फ्लेशन पर यही खर्चा 1 लाख रुपए हो जाता है। चैप्टर 1 इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्रेमवर्क है और इसके कॉन्सेप्ट्स पूरे एग्जाम में बार बार आते हैं। इस चैप्टर में 6 स्टॉप्स हैं। गोल से शुरू, एलोकेशन पर खत्म, बीच में 2 चेक पॉइंट्स हैं और एंड में रिवीजन स्प्रिंट। चलिए, इन्वेस्टमेंट की डिस्कशन हमेशा स्टार्ट विद वाई से होनी चाहिए। अब इन 4 इन्वेस्टर्स को देखो। शालिनी एजुकेशन, रविंद्र रिटायरमेंट, सुरेंद्र हाउस, मिसेस डिसूजा रेगुलर इनकम। चारों की कहानी अलग है पर सोल्यूशन एक ही है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्फ्लेशन गोल की कॉस्ट को साइलेंटली बढ़ा देता है। शालिनी की एजुकेशन आज 50 लाख की है, 10 साल में 8% इन्फ्लेशन पर 1,08,00,000। इसलिए गोल अमाउंट को हमेशा इन्फ्लेट करके प्लान करो और एग्जाम के लिए याद रखो, रियल रेट इक्वल्स नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन। सेविंग और इन्वेस्टिंग सेम नहीं है। सेविंग का रूट वर्ड है सेफ, यानी कंजम्पशन कम करके पैसा साइड में रखना। इन्वेस्टिंग मतलब उस पैसे को रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के साथ डिप्लॉय करना। सीक्वेंस याद रखो, सेविंग पहले आती है, इन्वेस्टिंग बाद में। किसी भी इन्वेस्टमेंट को परखने के 3 बड़े फैक्टर्स हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स। याद रखना इजी है। एसएलआर रिटर्न्स 2 टाइप के होते हैं, करंट इनकम और कैपिटल गेन्स। और साइड में 4 छोटे फैक्टर्स भी हैं, कन्वीनियंस, टिकट साइज, टैक्स ऑफ इनकम और टैक्स डिडक्शन। सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस 4 बकेट्स में आते हैं। रियल एस्टेट, आप लैंडलॉर्ड हो, कमोडिटीज गोल्ड और सिल्वर। फिक्स्ड इनकम, आप लेंडर हो, इक्विटी आप ओनर हो। हर बकेट का कैरेक्टर अगली स्लाइड्स में समझेंगे। रियल एस्टेट में लोकेशन सब कुछ है, लेकिन ये इलिक्विड है, टुकड़े में बिक नहीं सकता और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है। गोल्ड और सिल्वर ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, सेफ हैवन हैं, लेकिन कोई इनकम नहीं देते, सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन। एग्जाम ट्रैप याद रखो, जो घर आप खुद रहने के लिए लेते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कंजम्पशन है। बॉन्ड खरीदना मतलब पैसे उधार देना। इश्यूअर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शेड्यूल के हिसाब से देगा। गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ होते हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट सबसे कम होता है। इशू पर खरीद कर मेच्योरिटी तक रखो तो कैपिटल गेन नहीं। सेकेंडरी मार्केट में गेन या लॉस दोनों पॉसिबल है। शेयर खरीदा मतलब आप बिजनेस के पार्ट ओनर बन गए। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ओपिनियंस पर नाचते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स को फॉलो करते हैं। सेंसेक्स 1979 में 100 से जनवरी 2026 में 75,528 तक गया, यानी 15.4% पर एनम कंपाउंडेड डिविडेंड्स के बिना। इक्विटी हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट करती है। एग्जाम का फेवरेट फिल्टर ओनरशिप एसेट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इनके फ्यूचर रिटर्न्स अनसर्टेन होते हैं। लेंडिंग एसेट्स, बॉन्ड्स और एफडीज, इनमें रिसीव्स पहले से एग्रीड होती है। इनकम मैप याद करो, इक्विटी से डिविडेंड, रियल एस्टेट से रेंट, बॉन्ड से इंटरेस्ट और कमोडिटीज से कुछ नहीं। पहला चेक पॉइंट। वीडियो पॉज करो और आंसर सोचो। ये एनआईएसएम के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन से है। आंसर है बी, फिजिकल गोल्ड। रियल एस्टेट रेंट देता है, स्टॉक्स डिविडेंड दे सकते हैं, डिबेंचर्स इंटरेस्ट देते हैं। गोल्ड सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन देता है, कोई रेगुलर इनकम नहीं। 5 रिस्क्स मिमोनिक है, आई लाइक माई कैश इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, मार्केट और प्राइस, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट। हर एक का वन लाइनर याद कर लो, एग्जाम में डेफिनेशंस पर सवाल आते हैं। सीसॉ याद रखो, रेट्स ऊपर, पुराने बॉन्ड प्राइसेस नीचे। क्यों? आपका 8% वाला बॉन्ड नए 8.5% बॉन्ड्स के सामने कम अट्रैक्टिव हो गया, इसलिए डिस्काउंट पर ही बिकेगा। और जितनी लंबी मैच्योरिटी उतना बड़ा प्राइस स्विंग। ये इनवर्स रिलेशनशिप एनआईएसएम का ऑल टाइम फेवरेट है। रिस्क मैनेज करने के 3 रास्ते। अवॉइड
जो समझ ना आए उससे दूर रहो। पोजीशन लेना सुपीरियर नॉलेज चाहिए, मोस्टली रेकमेंडेड नहीं। डाइवर्सिफाइड आम इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड। लेकिन याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम करता है, मार्केट वाइड रिस्क नहीं। इन्वेस्टर्स हमेशा लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। फियर, ग्रीड और होप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल करते हैं। अब 7 बायसेस याद रखो। अवेलेबिलिटी बायस, confirmation bias, familiarity bias, herd mentality, loss aversion, overconfidence और recency bias। लॉस अवर्जन को कानमन ट्वर्स्की ने आइडेंटिफाई किया था और ये नोबेल प्राइज वाला पॉइंट एग्जाम में भी आ सकता है। फिक्स क्या है? अपना आंसर कमेंट्स में बताइए। रिस्क एपेटाइट के 3 इंग्रेडिएंट्स: नीड, एबिलिटी, विलिंगनेस, NAW। डिस्ट्रीब्यूटर को तीनों बैलेंस करने होते हैं। फिर पैसा एसेट कैटेगरीज में बांटना, यही एसेट एलोकेशन है। स्ट्रेटेजिक मतलब गोल लिंक्ड फिक्स्ड टारगेट। टैक्टिकल मतलब मार्केट के हिसाब से डायनामिक। ये सिर्फ सीजन इन्वेस्टर्स के लिए है। टारगेट 50-50 था, एक साल में A 20% चढ़ गया, B 5% गिर गया। अब एलोकेशन है 55.8 वर्सेस 44.2। फिक्स क्या है? ए का 125 रुपए बेचो और बी खरीदो। देखो क्या हुआ, हाई बेचा, लो खरीदा, बिना मार्केट प्रेडिक्ट किए। और सीबी रूल रट्टा मारो, पैसिव ब्रीच पर रीबैलेंसिंग 30 बिजनेस डेज में। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को छोड़कर ओवरनाइट फंड्स पर यह लागू नहीं होता। खुद इन्वेस्ट करें या प्रोफेशनल को आउटसोर्स करें। 3 सवाल पूछो। कर सकते हो, करना चाहते हो, आउटसोर्सिंग अफोर्ड कर सकते हो, डीआईवाई के हिडन कॉस्ट मत भूलो, आपका टाइम और इमोशनल मिस्टेक्स। म्यूचुअल फंड कोई अलग एसेट नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिंग का तरीका बदल रहा है। काम प्रोफेशनल टीम को आउटसोर्स हो गया और यही चैप्टर 2 का टॉपिक है। आखिरी चेक पॉइंट, 2 क्विक क्वेश्चंस। पॉज करो, दोनों की आंसर सोचो। क्वेश्चन 1, इन्फ्लेशन। नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन वही रियल रेट। क्वेश्चन 2, डिक्रीज। सीसॉ याद करो, रेट्स ऊपर तो पुराने बॉन्ड नीचे। ध्यान रखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स NISM सैंपल क्वेश्चंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। 7 सेकंड रिवीजन स्क्रीनशॉट ले लो। हर लाइन एक एग्जाम पॉइंट है। चैप्टर 1 डन। अगला वीडियो चैप्टर 2 म्यूचुअल फंड क्या होता है और पोर्टफोलियो में उसका रोल क्या है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। NISM रेडी पर मिलते हैं।